हाइड्रोजन का बुकलेट मिला हुआ है सबको? एक 100 हॉर्स कंफर्मेशन देख लो क्या होते हैं। एक्लिप्स और स्टैगर्ड 100 हॉर्स में कैसे हमने देखना है? जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है उसे इमेजिन करना है कि हम ऐसे पकड़ रहे हैं उसे, और ऐसे पकड़ रहे हैं। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड्स हैं, 3 दिखेंगे 120 के एंगल पे। इस पे भी 3 हैं, 3 दिखेंगे 120 के एंगल। एक्लिप्स और स्टैगर्ड कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल है। आपको ये पोजीशन ऐसे 2 स्टार बनाने हैं, 1 ट्रायंगल, सेम साइड बना दो सेकंड, और इन्हें थोड़ा ज्वाइन कर दो। तो ये स्टार आपके सेम, ये वाला एपेक्स ऊपर है, ये वाला भी एपेक्स ऊपर है, तो इसे कहेंगे एक्लिप्स। और अगर मैं एक स्टार पकड़ के घुमा दूं, ये वाला नीचे आ जाए, उल्टा कर दो स्टार, तो वो क्या बन जाएगा? स्टैगर। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए, ये बी, ये सी। ए को एक्लिप्स ए कर रहा है, बी को बी कर रहा है, सी को सी कर रहा है। ठीक है, मान लो नीचे वाला पकड़ के घुमाएं, अगर इसे मैं घुमाता हूं तो ए नीचे आएगा, बी सी की जगह चल जाएगा, और सी बी की जगह। ठीक है, तो ये 3 है। जैसे फ्रंट कार्बन मान रहे थे, मान लो ये फ्रंट कार्बन है, ये नहीं चेंज करना। रियर कार्बन घुमाया, घुमा के ऐसे स्टार बन गया, ए नीचे आ गया, बी अपनी साइड चेंज कर लेगा। देखो इसे घुमाओ, बी इधर चल जाएगा, सी दिस इज कॉल्ड स्टैगर। ठीक है, बहुत इजी है एक्लिप्स और स्टैगर। चेक करो, कर लोगे? तो 100 हॉर्स कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन ज्यादा क्लैरिटी किसमें होती है? हमें न्यूमैन में, जिसकी वजह से ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछेगा वो किसके पूछेगा? न्यूमैन के। सिर्फ आपको पता हो कि हाँ ऐसे वालों को क्या कहते थे? 100 हॉर्स कहते थे। अदरवाइज हमें इसकी रेयर ही जरूरत पड़ेगी, ज्यादा न्यूमैन ही दिए जाए। ठीक है, बस आपको देख के पहचान आनी चाहिए कि कौन सा एक्लिप्स है। तो जब ऊपर है दोनों एक्लिप्स, एक ऊपर एक नीचे, इतना। ठीक है, कर लोगे? तो आगे स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉड्यूल में से आपने पढ़ना है बेटा। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल हम पढ़ाए, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ाए, ये भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। जो रह गए वो क्या है? पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई किया है ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ। ठीक है, और हमारे ये चैप्टर बना दिए उसने। एक चैप्टर है हमारा एस ब्लॉक का, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डिटेल पढ़ेंगे। अल्कली अल्केलाइन क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में अभी टेंशन ना लो, अभी सिर्फ हमें बेसिक आना चाहिए, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। हम एक एक एलिमेंट के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, तो पूरा चैप्टर है हमें उन्हीं एलिमेंट्स का। पी ब्लॉक पूरा चैप्टर है, उसमें से बोरोन एंड कार्बन फैमिलीज 2+1 की हैं, बाकी सारा +2 में डाला हुआ है। ठीक है, तो पी ब्लॉक 2 हिस्सों में डिवाइड किया है।
दो फैमिलीज बोरोन एंड कार्बन +1 का है, बाकी सारा जो पेंडिंग है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, नोबल गैसेस, वो क्या है +2। ऐसी एक चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक बना के दिया हुआ है, वो भी +2 का है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही पढ़ाया हमें, लेकिन दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कुछ हिस्सा +1 में पढ़ लेंगे हम, कुछ हिस्सा +2 में पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कि हाइड्रोजन की बात समझ ही नहीं आ रही कहाँ रखें। ना तो इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली से रिजेंबल करती है, ना अकेले हेलोजन से। कभी कुछ अल्कली जैसा है, कुछ हेलोजन जैसा है, पढ़ा था ना ऐसे, जिसकी वजह से फिर एक चैप्टर हमें अलग से बनाना पड़ा। वो कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अल्कली जैसी भी हैं, कुछ हेलोजन जैसी भी हैं। कभी ये हमें मेटल लगता है, कभी ये नॉन मेटल लगता है। ये मेटल के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो अलग ही चल रहा है सबसे, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी और किसी से रिजेंबल ही नहीं कर रही। नहीं तो इसे भी किसी फैमिली में डाल देते, जिसकी वजह से इसके बारे में अलग एक चैप्टर हमने पढ़ना है। कौन सा है? हाइड्रोजन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन। फिर हमारे सिलेबस में +1 में है एस ब्लॉक। पहले मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा आपको। जो बुकलेट मिला है उसमें दो चैप्टर्स हैं, एक हाइड्रोजन, एक पी ब्लॉक का बोरोन एंड कार्बन है। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में। एनसीईआरटी मस्ट है, कोशिश करेंगे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की पढ़े। इनऑर्गेनिक में एग्जैक्टली एनसीईआरटी जो हम कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ो, वो मेन बेसिकली केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में रहता है। फिजिकल में आपको एक बार बस देखना होता है कि टॉपिक हो गए, हो ही जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं जाते। ऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस आती हैं, अभी जैसे आइसोमर्स है, कुछ भी नहीं लिखा एनसीईआरटी में, एक पेज है, लेकिन हमने कितना डिटेल पढ़ा है, 10 दिन लगा दिए, है ना। लेकिन इनऑर्गेनिक में जितना इसमें लिखा है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि सारी चीजें याद करने वाली हैं। तो कोशिश करेंगे जितना प्रिसाइज हो जाए कि एनसीईआरटी, चलो जो मुझे लगेगा एक्स्ट्रा एक दो चीजें वो मैं बताऊंगा, अदरवाइज मेन स्टिक टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर कितना है? 1। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ है? फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है, फर्स्ट पीरियड में रखा हुआ है, अल्कली के साथ रखा हुआ है, लेकिन जबकि उसकी प्रॉपर्टीज दोनों से रिजेंबल करती है, अल्कली से भी, हेलोजन। ठीक है, 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, 1,1, 1,2, 1,3। इसे कहा जाता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ठीक है, इनमें से सबसे कम ट्रीटियम होता है, ट्रेसेस मिलता है बहुत ही कम, रीजन रेडियो एक्टिव। ठीक है, ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है, बड़ा बड़ा छोटे एलिमेंट्स में टूटता रहेगा ट्रीटियम। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटियम जो है रिलीज बीटा पार्टिकल्स। तो इसका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कैसे होगा? अगर H13 है, हमने थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया था, अल्फा बीटा। अल्फा होते हैं हीलियम 2,4, बीटा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मींस -1 0। अगर ऐसे है -1 0, तो एक एलिमेंट बता सकते हो क्या बनेगा? अगर हमें एटॉमिक नंबर पूरा करना होता है मास नंबर, मास नंबर तो 3, 0 है तो 3 आएगा, तो x है 3 आएगा। लेकिन यहाँ मैं कितना लूं कि 1 आ जाए? तो यहाँ 2 लें, तो दोनों साइड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इक्वल होना चाहिए। याद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में पढ़ा था? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में आपको समझाया था, अल्फा पार्टिकल टकराता था वो बेरिलियम पे, बेरिलियम प्लस अल्फा, एक बनता है कार्बन,
लेकिन यहाँ 4 और 2 6 पूरा हो गया, 9 और 4 13, ये 12 है। तो फिर याद है न्यूट्रॉन बना था। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन हम ऐसे कंप्लीट करते हैं कि दोनों साइड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या हो। बताओ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की थी? चैडविक। इन तो जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में, है ना। तो ये हमने किया था कि कैसे की थी। अल्फा पार्टिकल are bombarded over beryllium. Carbon are formed as well as some particles are emitted which are having no charge, है ना, मास इक्वल टू प्रोटॉन, उसे कहते थे न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होने की। तो वैसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा, आपको आएगा पहला क्वेश्चन कि कौन सा रेडियो एक्टिव है, ट्रीटियम। दूसरा क्वेश्चन रेडियो एक्टिव है तो 4 ऑप्शन दे देगा, इट रिलीज अल्फा, बीटा, गामा, क्या, तो बीटा। एक क्वेश्चन बुकलेट में भी बना के दिया हुआ है मल्टीपल में कि अगर ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन करता है तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, X23 का मतलब हीलियम। ठीक है। इसका जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है बेटा, इनका एक हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ दिया हुआ है 12.3 सेकेंड्स। हाफ लाइफ होता है। जितने भी रेडियो एक्टिव हैं ये टूटते रहते हैं, कितने टाइम में टूट के वो आधा रह जाएगा, उसे कहते हैं उसका हाफ लाइफ। पहले आधा फिर आधा, बहुत ही कम है, मींस कितने सेकंड में भी ये स्टेबल नहीं हो पा रहा, जल्दी टूट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये इनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है। तो हाइड्रोजन कभी हमें गैस मिली, गैस मिली तो हम सोचते हैं H2 ही मिला, लेकिन H2 में थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ परसेंट D2 भी हो, बहुत ही थोड़ा ट्रेसेस T2 भी हो। और क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बता सकते हो? कोई गैस मिला है सारा हाइड्रोजन ही, वो सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, H2, D2, T2। फिर आपस में रैंडम कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, हो सकता है एक H एक D जुड़ जाए, मिलता है यार। हो सकता है एक H एक T जुड़ जाए, हो सकता है D। तो हमारे पास 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, इनसे 3 जो बने हैं, 6 टाइप के डिफरेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, है ना। तो कहीं से अगर डायटोमिक गैस मिलती है नेचुरली तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम कहेंगे 6 टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं। H2, D2, T2 तो मिलेगा ही, लेकिन H और D जुड़ के HD भी बना सकते हैं, H और T जुड़ के HT भी बना सकते हैं, D और T जुड़ के DT भी बना सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन के बारे में हमें पहले तो दिए हुए कुछ एक इसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन, ये बनाया कैसे जाता है, लैब प्रेपरेशन कैसे है, इंडस्ट्रियल कैसे है। बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वाटर, कुछ एक प्रॉपर्टीज, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टीज हमें पता है, इसका आइस लाइक स्ट्रक्चर भी पता है, H बॉन्डिंग के बारे में पता है, सारा कुछ पता है। फिर ऐसे एक कंपाउंड दिया हुआ है हाइड्राइड्स, H किसी भी एलिमेंट के साथ लगे जो कंपाउंड बनता है उन्हें कहते हैं हाइड्राइड्स। तो कौन कौन से बनते हैं, एक वाटर दिया हुआ है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर सुना है कभी? हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर अलग अलग है। हैवी वाटर इज D2O, हार्ड वाटर जो वो आप करते थे कि स्टोव के साथ झाग नहीं आता, तो उस हार्डनेस के बारे में समझाया हुआ है। और लास्ट टॉपिक है H2O। तो 4 कंपाउंड हैं, हाइड्राइड्स, हार्ड वाटर, नॉर्मल वाटर और H2O। ठीक है, ऐसे समझ। आज हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। आपने आज जाके एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़ना है, बुकलेट पढ़नी है, उसमें नॉर्मल सी बातें लिखी हैं जो आप समझ सकते हो। जैसे हमने किया कि H की जो
पोजीशन है अभी भी कंट्रोवर्शियल है, तो उसने उसके लॉजिक दिए हैं कि हाँ है कंट्रोवर्शियल। रीजन इसकी कुछ प्रॉपर्टी तो सोडियम जैसी है, अल्कली जैसी, H पॉजिटिव बनता है, सोडियम पॉजिटिव बनता है, H मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, क्लोरीन के साथ HCl, सोडियम भी NaCl। तो ऐसे एक बार रीडिंग दे लो बस। लेकिन कुछ प्रॉपर्टियां जो हेलोजन जैसी हैं, जैसे हेलोजन -1 बनते हैं, Hb -1 बन जाता है। जैसे हेलोजन की टेंडेंसी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना, इसकी भी टेंडेंसी है, क्योंकि इसे दो ही चाहिए 1s2, एक तो है ही है 1s1, एक और ले लेता है। तो ऐसे एक बार रीडिंग देखे आओ, कल बुकलेट में से एक बार मैं रीडिंग करवाऊँ। ठीक है, हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन क्या क्या है? मेथड ऑफ प्रेपरेशन एक तो लिखे हुए हैं जनरल मेथड्स, एक कैटेगरी हमने डिवाइड किया लैब प्रेपरेशन, और एक है इंडस्ट्रियल। जनरल का मतलब कि बस आपको रिएक्शन आती हो कि हाँ इसमें H2 बनेगा, उसे मैं सेपरेट कर सकता हूँ या नहीं, वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, डजंट मैटर, बस आपको पता हो गया हाँ एक रिएक्शन बता दो जिसमें H2 बने, वो जनरल है। उसमें से लैब में मींस एक ऐसा मेथड जिससे आप H2 अलग भी कर सकते हो, बाकी साइड प्रोडक्ट ऐसे बने जिससे आप H2 इजिली अलग कर सकते हो और सेफ भी हो। हाँ, जो लैब में हम कर सकें, ऐसा ना हो कि 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए, 1000 केल्विन टेम्परेचर, ऐसा ना हो, सिंपल सा हो कि मैं लैब में चलो स्पिरिट लैंप है हीट करके बना। इंडस्ट्रियल का मतलब चीप एंड बेस्ट, सस्ता पड़े। मुझे इंडस्ट्री में प्रेशर की कोई चिंता नहीं है, टेम्परेचर की कोई चिंता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की चिंता नहीं है, बस मेरा मुद्दा एक ही है कि मैंने बेचना है हाइड्रोजन, तो मुझे सस्ता पड़े, ज्यादा अमाउंट में बने, लार्ज अमाउंट में, उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। तो पहले कुछ एक जनरल रिएक्शन है कि कहाँ हाइड्रोजन बन जाता है। जनरल मेथड देखते हैं। जनरल मेथड में पहला मेथड लिखा हुआ है, हम पानी से बना सकते हैं। जनरल बाय रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे दें। बस उनमें मेटल्स में पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन कैसे देंगे, फॉर्मूला तो एक ही है कि मेटल वाटर से अगर रिएक्ट करेगा तो मेटल बताओ पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव? पॉजिटिव बनता है। इसमें से कोई नेगेटिव हिस्सा मेटल को चाहिए फिर, तो मेटल तो बनाएगा बेटा OH नेगेटिव, डिपेंड करता है वैलेंसी कितनी है। पीछे क्या बचे? H फिर H जुड़ के क्या बना देंगे? H। तो एक जनरल रिएक्शन आप लिख सकते हो, बस वैलेंसी चेंज करते हो। अगर मैं Na लूंगा तो Na की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ NaOH1 लगा लो, बैलेंस कर लोगे हिट एंड ट्रायल्स। अगर मैं Mg लूंगा तो क्या बनाओगे? Mg की वैलेंसी बोलो 2, तो फिर यहाँ X क्या आ जाएगा? तो लिख लोगे। जिंक लूंगा तो जिंक की वैलेंसी 2, कॉमन सी वैलेंसीज आपको याद हो, अब उसका हाइड्रोक्साइड बना दो। लेकिन हाइड्रोक्साइड जनरली हीट करते हैं तो ऑक्साइड भी कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्साइड में बहुत सारे हाइड्रोक्साइड किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? ऑक्साइड में। तो डिपेंड्स कि कई बार ऑक्साइड दे दे या कई बार हाइड्रोक्साइड दे दे, निकलेगा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसमें जो आपको याद रखना होता है मेन वो क्या है, जो हमें क्वेश्चन आएगा। इसमें मेटल दो तरह के हैं, तीन तरह के इनफैक्ट, डिपेंडिंग ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। एक ऐसे मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपने पानी में डालना है, जैसे सोडियम है, सोडियम को तो बचा के रखना पड़ता है, आपने पढ़ा होगा केरोसिन ऑयल में रखना है, उसे पानी लगा नहीं कि वो आग पकड़ लेता है। वो आग क्यों पकड़ता है? क्योंकि हाइड्रोजन बनने लगती है और हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल है।
और एक नुकसान ये हो गया कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। बताओ एक्सोथर्मिक का मतलब, अब हीट भी निकली, हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल भी निकला, आग पकड़ ली मिनट में, है ना। तो बहुत सारी मेटल तो ऐसी हैं कि हाइड्रोजन बस मिला नहीं, कोल्ड हो जाए, उन्होंने आग पकड़ लेनी है, हाइड्रोजन बना ही देनी। कुछ मेटल है जो थोड़ी सी स्लो है रिएक्टिविटी में, स्लो है तो फिर हीट कर दो, वार्म वाटर दे दो, स्पिरिट लैंप लगा दो नीचे, फिर रिएक्शन आपको दिखने लग जाएगी। कुछ मेटल्स हैं जो बहुत ही स्लो हैं, जैसे आयरन, हम पानी से धोते रहते हैं, क्या तुम्हारा ये आयरन रिएक्ट करता है जल्दी जल्दी? लेकिन लेटर ऑन आपको लगता है रस्ट हो गया, रिएक्शन तो हुई है लेकिन बहुत स्लो हुई है। लेकिन अगर मैं स्टीम दे देता इसे, तो फिर हीट करने से, एक नॉर्मल सी चीज है कि हीट करने से रेट्स जो है रिएक्शन के वो बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जो मेटल स्लो हैं उन्हें हीट करते रहो, वार्म वाटर से करवा दो, और स्लो है आयरन है तो स्टीम से करवा दो। इट मींस हमारा क्वेश्चन क्या बना, कोल्ड वाटर वाला मेटल याद करने हैं 2-3, वार्म वाले या हॉट वाटर वाले, स्टीम वाले, ठीक है। बहुत सारे होंगे लेकिन हमें एनसीईआरटी में जो दिए हैं, जो हमारे बुकलेट में जो दिए हैं वो याद करने हैं, उसमें से क्वेश्चन आएगा। पहला लिस्ट बना रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है लाइक सोडियम पोटाशियम कैल्शियम। तो 4 ऑप्शन देके इनमें से कोई एक देगा आपको कि बताओ कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम। हॉट के साथ कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, एल्यूमिनियम जिंक, ठीक है। स्टीम के साथ एक तो अभी बताया मैंने आपको, आयरन, है ना। आयरन किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से। एक लिखा हुआ इसने टिन, टिन, ठीक है, टिन भी किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से। तो हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से करना है, मुझे मतलब नहीं है क्या है, क्या पढ़ा रहा है वो, मुझे मतलब है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताया आपको कि ट्रीटियम इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव है, डिके होता है, बीटा पार्टिकल छोड़ता है, हाफ लाइफ कितना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। रीडिंग तो तुम खुद भी कर सकते थे। देखो मुझे लगता है मुझे तुम्हें ये समझाना है कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे ट्विस्ट करके। तो इसमें रीडिंग तुम खुद भी दे लोगे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा उसके हिसाब से तुम्हें ये कैटेगरी याद करनी। पहला कैटेगरी पूछेगा, बताओ इनमें से कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है। तो 3 याद करो एटलीस्ट, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम। कौन सा है जो वार्म से करेगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक। कौन सा है जो स्टीम से करेगा, आयरन। हो जाएगा बेटा, तो इसमें ये सेकंड मेथड लिखो। सेकंड लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। क्या एसिड में भी कोई नेगेटिव पार्ट है? तो H पॉजिटिव है तो बाकी हिस्सा क्या है, नेगेटिव। और मेटल को तो नेगेटिव चाहिए क्योंकि मेटल पॉजिटिव बनना चाहता है। मेटल की टेंडेंसी समझो ना, मेटल क्या चाहता है, मेटल चाहता है लूज करना इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव बनना। पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव। जहां से उसे नेगेटिव मिल रहा है वो लेता जाएगा, रिएक्शन होती जाएगी। जितना जल्दी नेगेटिव मिलेगा उतनी रिएक्शन फास्ट होती जाएगी, है ना। तो हमने देखा एसिड से अगर रिएक्शन करें, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, एसिड HA लिख लिया मैंने। HA का मतलब H पॉजिटिव, A नेगेटिव, में भी Cl, Br, I, सल्फेट, कुछ भी ले लो आप, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। हमें क्या करना है, मेटल के साथ A लगाना है, कितने लगेंगे डिपेंड करता है वैलेंसी, है ना। इस पे भी Y हो सकता है तो यहाँ Y भी आ सकता है, डिपेंड। प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। जैसे मान लो आपको कहता है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम प्लस HCl क्या बनेगा, आपको वैलेंसीज क्लियर है बेटा। Mg 2 पॉजिटिव है, Cl 1 नेगेटिव है। तुमने ऐसे देखना है कि ये तो 2 बना, ये Cl है, ये 1 होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई MgCl2 प्लस H, बैलेंस करते जाओगे तो ऐसे बना, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं भी करती,
खासकर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट। आपने कोई एक्टिविटी सीरीज पढ़ी हो, हाइड्रोजन के नीचे कुछ मेटल्स ऐसे पढ़ते थे जो भी हाइड्रोजन के नीचे हैं। ये हम और डिटेल जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मेटल्स लाइंग बिलो हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो क्लैरिटी अभी बाद में, अभी आपको याद करना है कॉपर सिल्वर गोल्ड नहीं करते, बाकी मैं ज्यादातर लिखूंगा Mg, मैग्नीशियम, सोडियम, करते जाओ रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे कर लोगे। थर्ड है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। यस, बेसिस से भी कुछ एक रिएक्शन करते हैं मेटल। बेसिस से कौन से करेंगे, लेकिन सारे नहीं करेंगे। कोई मेटल्स आपने सुने सेमी मेटल्स होते हैं एम्फोटेरिक, सिर्फ वही करेंगे। क्योंकि एक्चुअली लॉजिक क्या है इसके पीछे, जो मेटल का बिहेवियर है बेटा बेसिक होता है। मेटल्स फॉर्म बेसिस, याद है मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिडिक। तो अगर मेटल खुद बेस है, ये तो एसिड से इजीली रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर मेटल खुद बेस है तो क्या बेस बेस से रिएक्ट करेगा? तो आप सोचोगे, आपको कह दे कि मैग्नीशियम NaOH से क्या रिएक्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। मैग्नीशियम भी मेटल है, NaOH भी मेटल का ऑक्साइड है, मेटल मेटल से क्या रिएक्ट करेगा। फिर ये क्यों लिखा, तो यहाँ ध्यान रखना कुछ मेटल्स हैं जिनमें कुछ नॉन मेटालिक रिएक्टर भी है, और नॉन मेटालिक किससे रिएक्ट कर सकते हैं, बेस से, है ना। तो यहाँ सेमी मेटल्स रहेंगे जिनमें कौन सा रिएक्टर है, नॉन मेटालिक। और वो फिर हमें याद करनी है, बहुत सारी नहीं है, वो आपके बुकलेट में लिखी हुई है, 3 है, एल्यूमिनियम, जिंक एंड टिन। और तीनों का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 रिएक्शंस हैं जो हमें इस पूरे चैप्टर, इस पूरे टॉपिक में से लर्न करने हैं। अदरवाइज तो सिर्फ इतना ही याद किया कि कौन से मेटल्स हैं जो कोल्ड से करते हैं, कौन से हैं जो वार्म से करते हैं, कौन से हैं जो स्टीम से करते हैं। ठीक है, ये 3 रिएक्शन आपको बहुत बार पूछी जाएंगी। इसमें तो कोई बताओ, हमने ये रिएक्शन स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी पढ़ाया था कि कितनी हाइड्रोजन बनती है, कितनी नहीं। NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। करो बैलेंस करके दो मुझे, क्योंकि ये रिएक्शन हमने ऐसे भी किया था कि 1 मोल से इतने मोल बनते हैं हाइड्रोजन, तो इतने ग्राम से कितना बनेगा, फिर हमने उसका आगे वॉल्यूम निकाला था। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, है ना। NaOH कितने लिखूं, 1 है सारे, 3/2। तो 1 मोल एल्यूमिनियम से बहुत बार तुम्हें न्यूमेरिकल आएगा मोल कंसेप्ट टाइप, तो तुम्हें रिएक्शन पता है क्यों गलत होती है, क्योंकि तुम वाटर भूल जाते हो। हमें एल्यूमिनियम और NaOH से रिएक्शन लिखना है, हमारे माइंड में नहीं आता, क्योंकि 2 चीजें दी है तो हम 2 से ही लिखेंगे। हम लिखेंगे एल्यूमिनियम प्लस NaOH, बैलेंस ही नहीं होगा। तो वाटर भी है। ये जो बनता है बेटा, इसका नेम याद कर लो, इसे कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सेम नीचे वाले का रिएक्शन लिखना, सोडियम जिंक प्लस NaOH प्लस वाटर है इसमें भी, इसमें बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2, बैलेंस करके दो। इनका सीधा NaOH के साथ रिएक्शन है, नहीं ये टिन था, यहाँ टिन लिखो। जिंक का सीधा NaOH के साथ रिएक्शन है, सोडियम जिंकेट बनता है प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, 3 रिएक्शनें हैं। अच्छा, बोलने में तो मैं एक क्वेश्चन जो कॉमन पूछा जाएगा कि चलो हाइड्रोजन बन गई, हमने याद करना है भी कौन से ऐसे मेटल्स हैं
कौन से ऐसे मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन देते हैं? तो अगर तो पूछता है मेटल एसिड से, फिर तो बहुत सारे हैं, फिर तो 3 है जो नहीं देते, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अगर मैं पूछता हूँ कौन से मेटल हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं, फिर है नहीं, रेयर है, 3 ही हैं। उसमें 3 छोड़े थे, इसमें 3 ही हैं, 3 ही लेने हैं। कौन कौन से? एल्यूमिनियम, जिंक, टिन। ठीक है। और तीनों में एक कॉमन चीज है, एक तो ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें मेटल अनायनिक पार्ट में हो। एक जो कॉमन क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया कि बताओ एल्यूमिनियम कैटायनिक पार्ट में था या अनायनिक पार्ट में था? तो क्योंकि सोडियम पॉजिटिव बन जाता है, तो ये सारा हिस्सा क्या बनेगा? एनायनिक। ये पॉजिटिव बन जाता है, सारा हिस्सा नेगेटिव। ये पॉजिटिव बन जाता है, सारा हिस्सा नेगेटिव। तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल अनायनिक पार्ट में चली जाती है ना? क्लियर? दूसरा, हाइड्रोजन अगर मोल कंसेप्ट आता है बेटा तो बैलेंस करके आपको बता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन। ये एल्यूमिनियम वाला जो रिएक्शन है, ये घरों में आप पाउच यूज करते हो किचन में आपके, कभी ब्लॉकेज हो जाए, हम पाउच ले आए और वो डाल दिया खोल के, उसमें एल्यूमिनियम पाउडर और NaOH ड्राई मिक्सचर होता है। जैसी कहीं ब्लॉकेज हुई, आपने ये पाउच खोला, घर पे करते हैं ना, डाल दिया, पानी मिल गया, यहाँ पे ब्लॉकेज थी, वहां पे क्या बनने लग गई? हाइड्रोजन गैस बनने लग गई, प्रेशर बिल्टअप होगा। प्रेशर बिल्टअप होगा तो यहाँ हम नहीं पहुंच सकते थे, वहां ये गैस पहुंच जाएगी और आपकी जो ब्लॉकेज है वो क्लियर कर देगी। तो ड्रेन क्लीनर जो होते हैं ड्रेनेज के लिए, वहां भी यूज होता है। लिख लो, ये वाला रिएक्शन ड्रेनेज के लिए भी यूज होता है। ड्रेन क्लीनर पाउच जो होते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, नेम याद हुए? Al वाले को कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिंक वाले को कहते हैं जिंकेट, सोडियम जिंकेट। स्टैनेट, स्टैनिक इसका ग्रीक वर्ड ओरिजिनल नेम है। हमने टिन कहना है, इंग्लिश में टिन कहते हैं। ग्रीक लोग जिन्होंने डिस्कवर किया था वो क्या कहते थे? स्टैनिक, तभी इसका नेम ऐसा लिखा था। तो सोडियम स्टैनेट, स्टैनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट एंड सोडियम जिंकेट, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शनें घर पे जाके 10 बार लिख के देखनी है अगर नहीं याद होती। ठीक है, ये हमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, आगे भी। आगे चल रहे हैं, लास्ट है लैब प्रेपरेशन। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं लैब प्रेपरेशन। तो इसमें रिएक्शनें 3 पढ़ी हमने, मेटल विद वाटर, मेटल विद एसिड, मेटल विद बेसिस। तो मेटल की ही रिएक्शन है, मेटल विद वाटर, मेटल विद एसिड, सेमी मेटल विद बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लैब प्रेपरेशन। लैब प्रेपरेशन के लिए इन्हीं में से हमने एक सेफ मेथड उठाया है। हमने देखा जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट से रिएक्ट करे तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हम नॉर्मली लैब में करते हैं। आप एक बोतल लेके, ऐसे वुल्फ बोतल कहा जाता है उसे, उसमें डालते हो जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक के ग्रैनुअल्स, जिंक वाइट से कलर का होता है ना, जिंक ग्रैनुअल्स। आपने सेल देखे हैं, सेल के पीछे वाला वाइट पोर्शन वो जिंक है। जो ड्राई सेल है, ड्राई का जो कवर बना होता है जिंक का बना होता है, उसका जो पीछे वाला व्हाइट पोर्शन है वो जिंक है ना। तो वो वाला व्हाइट पोर्शन अगर हम ले लें, उसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ से HCl डालें ड्रॉप वाइज, तो आप देखोगे बबल्स बनने लग जाएंगे। क्या बनने लग गई? हाइड्रोजन। वो गैस हम यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब लगा के साइड में निकाल लेंगे। और गैस से ज्यादा कैसे इकट्ठा करते थे? वाटर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें हमने पानी भर रखा है,
पानी नीचे जाता जाएगा। ये हमने सीखा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि ड्राई गैस का प्रेशर कैसे निकालना है ना। तो यहाँ एक्व एक्सटेंशन भी आ जाएगा, ड्राई का निकाला जाता है। कर लोगे बेटा? तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड सबसे सेफ लगा हमें। रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं है, एक्सप्लोसिव नहीं है, सोडियम की तरह नहीं है कि आग लग जाएगी, कंट्रोल वे में होगा, तो हम इसे लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है आपकी। लैब प्रेपरेशन करते हुए एक दो प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। पहला, डाइल्यूट होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। प्रिकॉशंस क्या हैं? प्रिकॉशंस मीन क्वेश्चंस क्या हैं? तो क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन कि बताओ सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट लें या कंसंट्रेटेड लें? डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। देखो कितना फर्क पड़ गया ना अगर हम सिर्फ ऐसे ही करते कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा नीट का क्या है कि डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? डाइल्यूट लेना है। कंसंट्रेटेड लेगो तो SO2 बनेगा तो फिर तो मिक्सचर बचेगा, H2 भी बन गई, SO2 भी बन गई, क्या फायदा है ना। तो डाइल्यूट लेना। क्लियर? सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें वैसे नहीं कंफ्यूज करता है, जिंक प्योर नहीं इम्प्योर चाहिए। बताओ ये ना बताएं तो कैसे समझ आएगी? हर कोई सोचेगा भी रिएक्शन करवानी है प्योर ही होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहा है कि जिंक जो है इम्प्योर होना चाहिए, क्योंकि इम्प्योर जिंक में जो इम्प्योरिटीज हैं वो एक्ट एज कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट का काम करती हैं। इम्प्योरिटीज एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो दो प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। एसिड आप चेंज भी कर सकते हो, HCl भी ले सकते हो। यस, बेस्ट ये है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि जिंक सल्फेट सॉलिड है, नीचे बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये लेते हैं। हो जाएगा बेटा? तो लैब प्रेपरेशन। नेक्स्ट रह गया कमर्शियल प्रेपरेशन। अब आते हैं इंडस्ट्रियल पे। कमर्शियल प्रेपरेशन कैसे करते हैं? हाइड्रोजन गैस हमें बहुत जगह चाहिए भी होती है, तो कमर्शियली इसके सिलेंडर्स भरने के लिए ये सिलेंडर भरने लगेंगे तो फिर एक ही भरेगा शाम तक, है ना। हमें चाहिए ट्रक भरना है शाम तक, तो फिर इससे तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए फिर कमर्शियल मेथड कुछ एक ढूंढे हैं, चीप एंड बेस्ट मेथड। पहला सबसे इजी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हमने एक सेल बना रखा है जिसमें पानी डाला हुआ है, एक साइड दो रोड्स लगा रखी हैं प्लाटिनम की, उन्हें जोड़ा हुआ है बैटरी से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को कहते हैं एनोड, नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड। जनरली प्लाटिनम की या ग्रेफाइट की रोड्स लगा सकते हो आप। ठीक है, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर की तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे और ऑक्सीजन याद रखना है एनोड। ठीक है, तो ये ब्रेकअप हो जाएगा। कैथोड पे क्या बनता है? हाइड्रोजन। एनोड पे बनता है ऑक्सीजन। एक्चुअली वाटर इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। कैथोड केटाइन मूव टुवर्ड्स होते हैं बेटा। केटाइन कहाँ जाते हैं? कैथोड हमेशा। एनाइन कहाँ जाते हैं? हमेशा एनोड। एक्चुअली एनोड इज दैट रोड वेयर एनाइंस मूव, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है? रोड एनाइन। एनाइन रोड क्या बन गया? एनोड। कैथोड केटाइन रोड, केटाइन रोड कंबाइन करके क्या बन गया? कैथोड। तो वो रोड होती है जिसकी तरफ एनाइन भागते हैं, वो एनोड है। तुम खुद ही देख लो, एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव ही खींचेंगे, तो इसकी तरफ तो खींचते हैं नेगेटिव, इसकी तरफ क्या खींचते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव से क्या बन सकता है? H2 ही बन सकता है।
नेगेटिव है OH, OH से क्या बनेगा फिर ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो एक H2 बनता है, एक ऑक्सीजन। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ कई बार थोड़ा सा बेरियम हाइड्रोक्साइड भी डाला जाता है, वेरी प्योर हाइड्रोजन लेने के लिए कुछ ड्रॉप इसके डाल देते हैं। इससे आपको पता है कि वाटर जो है बेसिकली कोवलेंट होता है, इतने ज्यादा अच्छे आयन नहीं होते। हमें जब इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है, करंट का फ्लो करवाना है, तो बेटर है वो कंडक्टर हो जाए। कंडक्टर बनाने के लिए कोई ऐसा डाल देते हैं जो आयनिक भी हो और जो साइड प्रोडक्ट भी ना दे। अगर ये खुद आयनाइज होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो इससे भी H2 ही बनेगा, तो हमें कोई लॉस नहीं होता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बनते हैं। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, या NaOH या KOH थोड़ा सा डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बेटर वे में होगी। ठीक है, तो कहीं लिखा हो बेरियम हाइड्रोक्साइड तो यस, इसके सोल्यूशन से भी बन जाए, हो जाएगा बेटा। तो पहला मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड मेथड दिया हुआ है, नेक्स्ट मेथड लिखो, बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस क्या है? अब देखो, ये सीख के आप इंडस्ट्री भी लगा सकते हो पढ़ाई छोड़ के। बॉश प्रोसेस हाइड्रोजन बनाने की इंडस्ट्री लगा रहे हैं। कैसे लगाई है? हम कोयला मंगवाएंगे ट्रक भर के, कोयला मंगवा लिया, कार्बन, ठीक है, इसमें से एक रूम होता है पूरा भट्टी जैसा गर्म किया होता है, जिसमें सारा कोयला रखा हुआ है, ठीक है, पूरा बंद है। इसमें से आपको स्टीम पास करनी है। जैसे ही आप इसमें से स्टीम पास करोगे, कार्बन स्टीम से रिएक्ट कर जाएगा। कार्बन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, रूम में तो है नहीं रही कहीं, कोयला जल गया सारा, ऑक्सीजन तो इसने खत्म कर दी। तो फिर क्या करेगा? जब बर्न करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो फिर इसको लगा के स्टीम आ रही है, बर्न तो करना ही है, इसी की ऑक्सीजन छीन, क्योंकि स्टीम में ऑक्सीजन कम है, और कम ऑक्सीजन है, कम ऑक्सीजन की सप्लाई में आपको पता है CO बनता है, तो ये CO बना और क्या बना? H2। इसीलिए से कई बार नाम भी वाटर गैस कहते हैं, क्योंकि ये पानी से बनाई है हमने, क्योंकि पानी से बनाया ना। सिंपल लॉजिक्स हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं था कि हमने कोयला जला के ऑक्सीजन तो पहले ही खत्म कर दी, ऑक्सीजन खत्म कर दी, ऑक्सीजन मिलना हट गई, हमने इसका फायदा उठाया, हमें पता है कोयले को ऑक्सीजन तो चाहिए, हमने इसमें से स्टीम दी, स्टीम में से फिर उसने क्या निकाली? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकाली तो क्या बना? CO एंड हाइड्रोजन, वाटर गैस बन गया। अब ये वाटर गैस आपके पास आ गई, यहाँ रूम बंद कर दिया, ये सेकंड रूम में क्या आ गई? सेकंड चैम्बर बनाया हुआ जिसमें क्या है? वाटर गैस इकट्ठी हो गई। अब बस हमारा ये काम है कि वाटर गैस में से H2 अलग कर लें, CO अलग कर लें, लेकिन क्या दो गैसेस इतनी इजीली सेपरेट हो जाएंगी? नहीं होती। तो फिर इसे भी दिमाग लगा के करना पड़ेगा, और इसे दिमाग लगा के कैसे करते हैं? इसी वाटर गैस को और ज्यादा स्टीम से रिएक्ट करवाया जाता है। बताओ, और ज्यादा स्टीम से क्या पॉसिबिलिटी है? CO है, CO क्या बनना चाहता है? CO2। तो जब और ऑक्सीजन मिली, CO2 प्लस क्या बन गया? हाइड्रोजन। ये तो फिर से गैसेज हैं। फायदा क्या होगा? देखो, हमने देखा CO2 पानी में ही डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। CO2 पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, और ज्यादा डिसॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं KOH डाल दूंगा, क्योंकि KOH एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना देगा? KHSO3, है ना। अगर KHSO3 बन जाएगी तो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। तो चाहे पानी में लिखा हो सॉल्युबल, चाहे लिखा हो KOH, दोनों ही सही है। KOH में से पास करते हैं दोनों गैसेस, CO2 तो अंदर ही रह जाएगी, जो बाहर निकलेगी गैस वो कौन सी आएगी? हाइड्रोजन, उसके हम सिलेंडर भर सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन।
वाटर गैस शिफ्ट इज के वाटर गैस आगे शिफ्ट किया है, किसमें कन्वर्ट किया है? CO2 में। ठीक है, अब इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या बना, तुम सोचना तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं। बताओ CO और CO2 में से पानी में कौन सॉल्युबल है? बोथ CO CO2। इनडायरेक्ट हो गया ना, तो अगर CO सॉल्युबल होता तो क्या मुझे इसकी जरूरत थी? ठीक है, तो वाई वाटर गैस शिफ्ट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज CO इज नॉट सॉल्युबल बट CO2 इज। हो जाएगा बेटा, तो बहुत इजी है इंडस्ट्री लगानी। हम कोयला मंगवाएंगे आजकल तो वो बहुत महंगा हो रखा है ना। कोयला मंगवाएंगे, कोयले से स्टीम पास करके वाटर गैस बनेगी, एक नाम याद हो गया, वाटर गैस। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि अलग कैसे करें, तो वाटर गैस शिफ्ट करवाएंगे, CO2 बना देंगे जो डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, अलग निकल जाएगी हाइड्रोजन, सिलेंडर भर लो, कमर्शियली यूज कर सकते। ठीक है, हो जाएगा बेटा। लास्ट एक और मेथड दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेम, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन और वाटर गैस, है ना, ये इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया। आगे करें, और लास्ट एक थर्ड प्रोसेस और है, लेन्स प्रोसेस। अब किसी के माइंड में आइडिया आया, जैसे तुम बैठे हो, तुमको सर स्टीम से कार्बन की रिएक्शन करवा के बना रहे हैं हाइड्रोजन, तो हमने पीछे लिखा था कि आयरन से बना लो, लिखा था पीछे आयरन और स्टीम, एक आयरन और एक टिन। तो किसी के माइंड में बैठे बैठे आइडिया आया भी अगर स्टीम से ही बनाना है हाइड्रोजन तो आयरन से बना लो, उसमें फायदा क्या होगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा, और आयरन ऑक्साइड तो सॉलिड होता है, तो वो कहता तुम्हारी ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, है ना। और ये किसके माइंड में आया बेटा आइडिया? लेन के, तो इसलिए इसे नाम दिया जाता है लेन्स प्रोसेस। ये कहता भी आयरन लेके क्यों नहीं करते, आयरन में से स्टीम पास करो। ठीक है, हमने की, ये बन गया आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड पहली बात तो Fe3O4 लिखा है इसने, इसका रीजन ये होता है कि आयरन खुद कंफ्यूज है, वो 2 पॉजिटिव बने या 3 पॉजिटिव बने, तो फिर क्या हुआ, कुछ आयरन तो 2 पॉजिटिव बन गया, कुछ आयरन 3 पॉजिटिव बन गया, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमने भी इकट्ठा ही नाम लिख दिया, FeO और Fe2O3 Fe3O, क्योंकि हमें मतलब किससे है? हाइड्रोजन। तो Fe3O4 बेटा मिक्स्ड ऑक्साइड है, कभी पूछा जाए ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, किस किस का? फेरस का एंड फेरिक। कहीं भी केमिस्ट्री में लिखा मिले आपको Fe3O4, तो याद रखो ये दो ऑक्साइड का मिक्सचर है, फेरस का एंड फेरिक, और दोनों ही सॉलिड है ना, दोनों सॉलिड है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ऐसी के पहले वाटर गैस शिफ्ट करवाएं फिर CO2 को डिसॉल्व करें, उसमें भी पता नहीं एफिशिएंसी कितनी का आएगी। आप चाह रहे हो एक गैस तो डिसॉल्व हो पानी में, दूसरी ना हो, CO2 पानी में 100% डिसॉल्व हो, कुछ नहीं पता कितनी हो जाएगी, है ना, नहीं आ रही। तो फिर बेटर प्रोसेस क्या आ गया? लेन्स प्रोसेस। लेकिन सोचो, अब बोश प्रोसेस फिर भी हम यूज करते हैं, ये कम यूज करते हैं, कोयला सस्ता पड़ता है या आयरन? कहाँ कोयला है ना, कहाँ आयरन, तो फिर ये मैंने पहले कहा चीप एंड बेस्ट मेथड। तो इंडस्ट्री वाला क्या सोचेगा कि फायदा भी होना चाहिए, तो यहाँ एक नुकसान है, आयरन है, जिसकी वजह से स्क्रैप आयरन यूज होता है, ज्यादातर स्क्रैप आयरन यूज होता है। तो पहला दिमाग इसने लगाया कि मैं घरों से जो आते हैं ना इकट्ठा करने वाले रद्दी वगैरह, है ना, वो आयरन ले लूंगा, लेकिन वो भी बहुत महंगा हो गया आजकल, वो भी इतना सस्ता नहीं है। फिर इसने क्या किया, ये कहता भी ऐसे करते हैं, तू मुझे अपनी वाटर गैस दे दे, वाटर गैस ले ली, ठीक है, वाटर गैस इसने भेज दी, इसका एक्स्ट्रा क्या बना था? फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, है ना, चलो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में से CO को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, तो बैक रिएक्शन होने लग गई। हम इसे, हमने एक्चुअली, आपने पता नहीं पढ़ा या नहीं, मेटलर्जी पढ़ी है आयरन की 10th में थोड़ी बहुत, तो आयरन ऑक्साइड से बेटा CO ही मेन रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, जहां से हम आयरन बनाते हैं मेटलर्जी। अब इसको इतनी केमिस्ट्री तो आती थी, ये कौन सा +1 में है अभी, है ना,
तो इतनी केमिस्ट्री आती थी कि भाई आयरन जब बन रहा है इंडस्ट्री में, वो आयरन ऑक्साइड से सीओ की रिएक्शन करके ही तो बन रहा है। तो इसने आयरन ऑक्साइड और सीओ की रिएक्शन करवा के आयरन बना दिया। सीओ का क्या बना होगा? CO2 हाइड्रोजन। काम हो गया। CO2 अपने आप ही बनने लग गया। CO2 सोलुबल इन वाटर। आयरन अलग हो गया, आयरन भी दोबारा रीयूज हो गया और हाइड्रोजन भी मिल गई, है ना। तो या तो फिर ऐसे करेंगे कि दोनों इकट्ठी लगाएंगे। इसी ने साथ रिएक्शन एक और लगा ली इंडस्ट्री, लेंस। आयरन स्क्रैप लेता है, इससे काम फास्ट हो जाएगा। फास्ट सीधा क्या करना है? कोई कहता भी मुझे तो घंटे में बना के दो, मुझे वेट नहीं करनी शाम तक। ये कहता दूसरी इंडस्ट्री में आ जा, वहां पे सीधा हाइड्रोजन बनी जा रही है, सिलेंडर भर के भेज दी। अब रात को इसका काम बढ़ गया, उधर से वाटर गैस इधर एक पाइप डाल ली। रात को जो बना हुआ आयरन ऑक्साइड वो सारी रात इसने इससे दोबारा काम लेना है, आयरन दोबारा रीजनरेट कर लेना है। इससे डबल बेनिफिट हो रहा है। एक तो आयरन रीजनरेट हो रहा है, यहाँ पहुंचेगा, एक हाइड्रोजन भी बनी जा रही है, शिफ्ट वाली रिएक्शन बच गई हमारी। तो फिर ऐसे यूज हो जाएगा बेटा। ये कहानी सिर्फ समझने के, कहानी ना याद रख लेना, है ना। मेन चीजें याद रखनी है कि आयरन स्टीम के साथ क्या बनाता है। ऑप्शंस है FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe3O। Fe3O4 is known as mixed oxide। Why? दो ऑक्साइड है, फेरस एंड फेरिक, दो ऑक्साइड। ठीक है, हो जाएगा। रीजनरेट कैसे होता है? वाटर गैस कैसे हेल्प करती है लेंस प्रोसेस में? तो आयरन की रीजनरेशन में हेल्पफुल है। Fe3O4 लिख लो भी, यहाँ पे Fe3O4, Fe2O3 और FeO दोनों ही है ना, Fe3O4 भी लिख सकते। ठीक है, तो वाटर गैस कैसे हेल्पफुल है लेंस प्रोसेस में? रीजनरेशन ऑफ आयरन। क्लियर है? दोबारा से एक बार देखो जो आज हमने पढ़ा है। पहला प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम समझ आ गया? कौन सा एक है जो ट्रेसेस मिलता है? ठीक है। ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है, क्या रिलीज करता है? बीटा पार्टिकल। बीटा रिलीज करके जो एलिमेंट बनता है उसका नाम क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन। HDOT हमने एक बीकर में डाल दिए, उन्हें रैंडमली कंबाइन होने दिया, डायटोमिक कितने तरह के बने? ठीक। नेक्स्ट, प्रेपरेशन। जनरल मेथड में मेटल से बनाना है। मेटल में पानी डालो, मेटल में एसिड डालो, मेटल में बेस डालो। तीन हो गए। पानी डालने में तीन है, एक तो नॉर्मल वाटर, एक थोड़ा वार्म वाटर, एक स्टीम। स्टीम वाले दो ही एलिमेंट, आयरन। ठीक है, बोर एक्टिव वाले तीन ही है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। बाकी सारे वार्म वाटर में डाल। याद हो गए? नेक्स्ट, बेसिस के साथ बहुत ज्यादा मेटल नहीं है, सिर्फ सेमी मेटल रिएक्ट करती हैं। एल्यूमिनियम, जिंक एंड टिन। एल्यूमिनियम, जिंक एंड, ठीक है, ये भी हो गया। एसिड हो गया, बेस हो गया। अच्छा, एसिड के साथ जो भी हाइड्रोजन के ऊपर में सारी रिएक्ट करती हैं, तीन नहीं करती। इन्हें नाम देते हैं क्वाइनीज मेटल, क्योंकि पुराने टाइम से क्वाइन बनाने के लिए यूज होते थे कॉपर के क्वाइन, सिल्वर के क्वाइन और गोल्ड। तो ऐसे भी याद कर। पहला मेथड समझ आ गया। लैब प्रेपरेशन, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। दो चीजों का ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या लेना है? डाइल्यूट। जिंक क्या लेना है? इंक। क्लियर हो गया? इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, इलेक्ट्रोलिसिस सिंपल है, एक तरफ H2 चला गया, एक तरफ O2। H पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव केटाइन है, केटाइन कहाँ जाएगा? O पे नेगेटिव है, एनाइन है, कहाँ जाएगा? तो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कि कौन कैथोड पे बनता है, कौन एनोड पे, तो कभी नहीं भूलेगा केटाइन कैथोड। ठीक है। लास्ट दो प्रोसेसेस है। पहला बोश, उसने कोयला गर्म करके स्टीम पास की वाटर गैस, वाटर गैस को दोबारा स्टीम से रिएक्ट करके CO2, CO2 पानी में डिसॉल्व हो गया, रह गया गैस। लेंस ने यही प्रोसेस आयरन लेके कर, स्क्रैप आयरन लेके, उसमें Fe3O4 प्लस आयरन। हो जाएगा बेटा? इतना करके आओ, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। पहला पेज पढ़ के आना है, ठीक है।
कोई डाउट पूछना है बेटा ऑनलाइन में? फिगर तो बेटा कोई भी बना ले, गोश्त फिगर कोई जरूरी नहीं है, मैंने तो वैसे ही नॉर्मल बनाया ना, वैसे दिखाया कि नीचे कोयला रखा है उसमें से स्टीम पास की है, कोई ऐसा फिगर नहीं दिया हुआ मेरे सामने। ओके सर। शिफ्ट रिएक्शन क्या होता है कि वाटर गैस बन जाती है, वाटर गैस को दोबारा स्टीम से रिएक्ट करवाती है, उससे फायदा ये होता है कि जो CO है वो CO2 में कन्वर्ट होगा, अगर CO का CO2 बन जाएगा तो जो निकलेगा बाहर वो क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे ओके सर। और कोई डाउट है बेटा किसी का?